ये मैं नहीं कर रहा था, जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति थी जो मुझसे ही सब करा रही थी। 15 साल की उम्र में जैसे मेरा पहला नॉवल पब्लिश हो गया था, मैंने कहानी सुनानी ही शुरू की थी तो एकता ने मुझे रोक दिया। हमें ऐसा चाहिए था हीरो, एक्टर बहुत अच्छा हो और जिसकी आवाज में मिला, जिसके हम वीडियो शूट करें या पोस्टर बनाएं। नसीर साहब को ले लिया या मनोज वाजपेयी को ले लिया, तो वो पोस्टर तो कमांडर के नाम से चला है। तो मैं जब कमल जी के सामने पहुंचा और बोले, देखो ये जो तुमने कहानी लिखी है ये हमारे न्यूज़पेपर में छपने की करेगी। आप देख रहे हैं ऑन टीवी ओपन टॉक और मैं हूं खुशबू सिंह और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं ऑथर, स्क्रीन प्ले राइटर, लिरिक राइटर। मतलब इनकी जितनी तारीफ करूं कम है। कह सकते हो, आपने वो कहावत सुनी होगी कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। कुछ ऐसी ही कहानी इनकी रही है, कुछ ऐसी ही इंस्पायरिंग जर्नी इनकी रही है जिनके बारे में जानकर, जिनके बारे में सुनकर आप भी इंस्पायर ज़रूर होंगे। तो चलिए मिलते हैं अमित खान जी से। अमित खान सर, आपका बहुत बहुत ऑन टीवी ओपन टॉक में स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास एकदम। इनकी लगातार तीसरी सीरीज हिट हुई है, कैसा लग रहा है सर आपको? नो डाउट सफलता सबको अच्छी लगती है और मैं ये मानता हूँ एक जर्नी रही है, बहुत लंबी रही और कभी नहीं सोचा था कि हम फिल्म इंडस्ट्री में भी आएंगे, बॉलीवुड में भी इस तरह से काम करेंगे। एक नॉर्मल सी कहानियों के से शुरुआत हुई थी कि पहली कहानी लिखी, छप गई। फिर कभी नहीं सोचा था कि बॉम्बे तक का ये सफ़र तय होगा और बॉलीवुड में भी इस तरह से शुरुआत हुई सीरीज़ की भी। जो पहली सीरीज़ थी, वेब सीरीज़ थी, वो बिच्छू का खेल थी और जिसे एकता कपूर जी ने बनाया था। तो मिस्टर बलजीत चड्ढा हैं, उनके हेड थे पहले, तो उन्होंने एकता जी से मिलाया था। तो मैंने पहली ही कहानी बिच्छू का खेल उन्हें सुनाई। तो मुश्किल से 5 मिनट में कहानी सुनाई होगी और 5 मिनट में कहानी सुनते ही उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि हम ये वेब सीरीज़ बना रहे हैं। और फिर दिव्येंदु शर्मा जो मिर्ज़ापुर में मुन्ना भाई का जिन्होंने किरदार प्ले किया, वो सीरीज़ के हीरो बने। तो नो डाउट एक बहुत अच्छा सफ़र रहा और पहली ही सीरीज़ जब बहुत अच्छे नंबर्स आए उसके, बहुत बड़ी हिट रही, तो ये खुशी की बात थी। और अभी तो कमांडर के रण सक्सेना, फिर अभी रीटा सान्याल, तो बहुत अच्छा शुरुआत है। सिर्फ 12 साल की उम्र में, जब छोटे बच्चे नादानी के दौर से बिल्कुल नहीं निकलते हैं, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात, अपने किसी भी चीज़ को लेके वो सीरियस नहीं होते हैं, बचपना उनसे जाता नहीं है। उस 12 साल की उम्र में अमित खान जी ने जॉर्ज वॉशिंगटन की लाइफ पे बेस्ड कहानी लिखी थी विनम्रता, जो पब्लिश हुई थी। 12 साल की उम्र में विनम्रता कहानी लिखना और पब्लिश करना, सर ये कैसे, मतलब? नहीं, मुझे खुद आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि ये मैं नहीं कर रहा था, जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति थी जो मुझसे ये सब करा रही थी। मुझे क्या था कि बचपन से कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था, स्कूल में भी। तो मैं खेलने नहीं जाता था कभी भी और स्कूल में लाइब्रेरी में चला जाता था, लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ पर जाकर बुक्स बहुत पढ़ा करता था। तो मुझे, और बचपन में जितने भी महापुरुष हैं उनके बचपन की कहानियां पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। चाहे हिटलर की हो, चाहे इंदिरा गांधी की हो, दुनिया भर के जितने लोग हैं, तो उन सबकी बचपन की कहानियां मैंने बहुत पढ़ डाली थी बचपन में। तो यही था कि फिर पढ़ना शुरू हुआ। तो यानी आपको आश्चर्य होगा, मेरे दोस्त हैं एक आशुतोष राजवंशी, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से मेरे साथ थे, अभी तक हैं। तो जब भी क्लास में छुट्टी होती थी, लंच होता था या कुछ भी होता था, तो 3-4 बच्चे होते थे जो मेरे पास खेलने की बजाय मेरे पास आकर बैठ जाते थे और मुझसे कहानियां सुनते थे। मुझे बचपन से कहानियां सुनाने का जबरदस्त शौक रहा। यही वजह है कि फिर 12 साल की उम्र थी तो मैंने पहली कहानी लिखी। तो वो जॉर्ज वाशिंगटन की लाइफ पर इसके लिए लिखी गई कहानी, क्योंकि मैं पढ़ता ही महापुरुषों की बचपन की कहानियां बहुत ज्यादा पढ़ता था, तो इसीलिए वो कहानी लिखी। लेकिन मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि जब मैं किसी 12 साल के बच्चे को देखता हूँ जी, कि उम्र ही क्या होती है। और मुझे उससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात का होता है कि मैंने पहली कहानी लिखी और पहली ही कहानी एक पब्लिशर ने प्रिंट कर दी। तो मुझे उस पब्लिशर पे भी आश्चर्य होता है कि उसको ये कैसे भरोसा हुआ कि ये मैंने ही लिखी थी, कहीं से चुरा के ना ले आया हो, कहीं कुछ ऐसा ना किया हो।
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ईश्वरीय शक्ति होती है आपके आसपास जो आपसे सब काम करा रही होती है। क्योंकि आज भी जब मैं 25-30 साल पुराने अपने नॉवल पढ़ता हूँ, आपको एक दूसरी बात बताऊं, बड़ी आश्चर्यजनक लगेगी कि जो एकता जी ने बिच्छू का खेल बनाया वो 26 साल पहले लिखा था मैंने। जो कमांडर करण सक्सेना की अभी सीरीज बनी है वो 28 साल पहले पब्लिश बुक है। और मैं जब उन किताबों को पढ़ता हूँ तो मुझे खुद हैरानी होती है कि आज भी वो फर्स्ट क्लास लगती हैं। और ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, चैनल्स पे वो पढ़ी जाती हैं, तो चैनल बाद में डिसीजन लेता है उनको पढ़कर। तो जब ये लगते है कि 30 साल पहले आप ये काम कर रहे थे, आज से 28 साल पहले आपने किताबें लिखी हैं, तो मुझे खुद हैरानी होती है कि इतनी समझदार कैसे थे इतनी कम उम्र में। तो तब मुझे लगता है कि ये सब ईश्वरीय शक्ति है, मैं कुछ नहीं हूँ, कहीं कोई आपके पीछे है जो आपसे काम कराता है। जी निश्चित रूप से, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर जाना, मतलब इनबिल्ट है आपके अंदर राइटर। अब लगने लगा, इवन मैं आपको हैरानी की बात बताऊं, 15 साल की उम्र में जैसे मेरा पहला नॉवल पब्लिश हो गया था जी, तो ये भी मुझे बड़ा हैरान करता। यानी मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो 9th में मैं अपने मुंह से बोलना खराब लगता है कि स्कूल में हीरो था हकीकत में। क्योंकि मेरी इतनी कहानियां प्रिंट होती थी, जो वहाँ के जो टीचर थे न्यूज़पेपर में, हमारे यूपी में बड़े मशहूर न्यूज़पेपर हैं, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, तब बहुत बिकता था, तो उन न्यूज़पेपर में मेरी बहुत कहानियां प्रिंट होती थी। तो वो जो टीचर हैं वो सब वो कहानियां पढ़ा करते थे, देखिए फला सेक्शन में जो लड़का है ना उसकी ये कहानी है, उसकी ये कहानी है। तो डिबेट बोलने का बड़ा शौक था, वाद विवाद प्रतियोगिताएं जो होती हैं, तो बचपन से शौक रहा। और आप ये समझें 9th स्टैंडर्ड तक मेरी कोई 50-60 कहानियां पब्लिश हो चुकी थी। यानी फिर डायमंड कॉमिक्स मैंने बहुत लिखे 10th स्टैंडर्ड में आकर। राजन इकबाल, चाचा भतीजा, ताऊजी सीरीज आती थी, बहुत हिट सीरीज थी, वो मैं बहुत लिखता था डायमंड कॉमिक्स में, जो हिंदी, इंग्लिश, बंगला लैंग्वेज में पब्लिश होते थे। फिर लंबी जर्नी रही, फिर घोस्ट राइटिंग बहुत की, 100 नॉवल, तो अब 100 नॉवल से ज़्यादा तो मेरे नाम से पब्लिश हैं, लेकिन दूसरों के नाम से भी मैंने 50 से ज़्यादा नॉवल लिखे। मैंने जेम्स हेडली चेस के नाम से डुप्लीकेट नॉवल लिखे, तो लिखा बहुत ज़्यादा। सर कहाँ से ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? बचपन से ही कहाँ से, कैसे मतलब सोचते थे, कहानियाँ लिखने बैठते हैं तो क्या सोचते हैं, किस तरह की कहानियों में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है? जैसे मैं देख सकती हूँ कि करण सक्सेना, कमांडर करण सक्सेना की स्टोरी है, चाहे रीटा सान्याल की स्टोरी है, नायिका है आपकी, तो इस तरह की कहानियाँ मतलब कहाँ से दिमाग में आती है, कैसे सोचते हैं जब आप कहानी लिखने बैठते हैं, तो क्या सोचते हैं कि वो लिखते जाए? नहीं, ऐसा देखिए, हमें भी हैरानी होती है। हैरानी इसलिए होती है, मुझसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दिमाग में इतने कहानियाँ होती हैं कि इतना लिखने का समय नहीं मिलता। और ये बचपन से है, इसीलिए कि प्लॉट बहुत ज़्यादा आते हैं। या तो मैं इसका एक सिंपल सा रीज़न ये बोल सकता हूँ, चूँकि हमारा फोकस ही सुबह जब दिन शुरू होता है तो हमारे आसपास के जो किरदार होते हैं, हम उनमें भी किरदार ढूंढ रहे होते हैं, कहानियां ढूंढ रहे होते हैं। न्यूज़पेपर हम खोलकर देखते हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर भी हम कहानियां ही ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सेकंड कोई टारगेट कभी नहीं रहा। तो शायद वो समाज को के अंदर से कहानियां ढूंढते ढूंढते, हर जगह से कहानियां ढूंढते ढूंढते, कहीं ना कहीं होता है ना कि चीज़ें आपके आसपास कहानियों की भरमार हो जाती हैं। तो आज कहानियां इतनी हैं कि लगता है कि हम जीवन में इतनी कहानियां लिख भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो प्लॉट की कोई कमी नहीं है, जो सच बात है कि, और बहुत सारे हर जगह से डेली कहानियां माइंड में आती हैं। तो सर कमांडर करण सक्सेना की अगर बात करूं तो उसमें गुरमीत चौधरी जी कमांडर बने हैं, करण सक्सेना है, तो उनका ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया कि कमांडर का रोल उन्हें दिया जाना चाहिए? कमांडर में 2-3 क्वालिटी चाहिए थी। कमांडर में एक क्वालिटी तो ये चाहिए थी कि एक थोड़ा सा यंग आदमी हो, हैंडसम आदमी हो। हैंडसम इसके लिए चूंकि वो लड़कियों में भी बहुत पॉपुलर है कमांडर करण सक्सेना किरदार के तौर पे, तो थोड़ा हैंडसम भी चाहिए था, और नो डाउट एक परफॉर्मर भी चाहिए था, खाली एक्शन हीरो नहीं चाहिए था। चूंकि उसके बहुत अलग अलग शेड हैं कमांडर करण सक्सेना के, बहुत डिफरेंट लुक्स हैं, चूंकि रॉ का एजेंट है। तो तभी हमारी मुलाकात, जब इस सिलसिले में चीजें चल रही थी, तो तभी मुलाकात गुरमीत चौधरी जी से हुई, और उनका जो डेडिकेशन था, उनको एक्शन को लेकर जो डेडिकेशन था, एक्टर तो थे ही पहले से, बहुत टीवी सीरियल किए हुए हैं, हैंडसम भी हैं, लेकिन हमें डाउट था कि वो एक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
लेकिन एक्शन को लेकर जो उनका डेडिकेशन था, जिस तरह के वीडियोस बनाते थे, तो नो डाउट उन चीज़ों ने हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड किया। ये लगा कि और उनको कमांडर करण सक्सेना करने का जो एक डेडिकेशन था, एक इच्छा थी, तो एक होता है ना कि जब हम अंदर से कुछ बनना चाहते हैं तो वो काम वैसे ही बहुत आसान हो जाता है जी। तो गुरमीत जी का ये सारे प्लस पॉइंट थे, हैंडसम भी थे, एक्टर भी अच्छे थे, और जो हमें डाउट था एक्शन को लेकर, तो एक्शन उन्होंने खुद कमाल कमाल वीडियोस बनाए एक्शन को लेकर, तो वो बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दी, तो बन गए बस कमांडर का नाम से। बापू में तेरा। और बिच्छू का खेल जो है उसे एकता कपूर जी ने प्रोड्यूस किया है। जी जी। एकता कपूर से कैसे मिलना हुआ, कैसे? हमारे एक दोस्त हैं, बड़े नज़दीकी हैं, और पहले स्टार प्लस में हेड थे, बलजीत चड्ढा। तो पहले वो स्टार प्लस में थे, बाद में वो बालाजी में हेड हो गए थे। तो जब वो बालाजी में आए तो वो मेरी कहानियाँ, मेरी बुक्स पहले से बहुत पसंद करते थे। अच्छा। तो उन्होंने ही मुझे बुलाया, और बिच्छू का खेल फाइनल होने की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो मैं 2 लाइन में सुनाऊंगा जी। बलजीत जी ने बोला मुझसे कि एकता ने मुझे ब्रीफ दिया है कि फीमेल ओरिएंटेड कहानी चाहिए, तो तुम्हारे पास कोई है? तो चूंकि 100 से ज्यादा किताबें हैं, तो जॉनर तो सब हैं, तो मैंने जो फीमेल ओरिएंटेड कहानी थी 2 नॉवल उन्हें सुना दिए। दोनों सुनते ही वो बोले, अरे ये तो कमाल कहानी है, ये तो हो गया, एक तो कन्फर्म। तो उन्होंने फौरन जैसी मुझसे कहानी सुनी, उन्होंने फौरन एकता कपूर उनसे बात की। मैं, बलजीत जी, अब हम गए एकता जी के पास। मैंने अभी फीमेल ओरिएंटेड कहानी सुनानी ही शुरू की थी, तो एकता ने मुझे रोक दिया। उन्होंने बोला कि कोई मेल ओरिएंटेड है, तो पूरा ब्रीफ 1 सेकंड के अंदर चेंज था। लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि कोई मेल ओरिएंटेड कहानी है, तो पता नहीं कैसे मेरे माइंड में सबसे पहले मेरा नॉवल बिच्छू का खेल आया, यानी विद इन 1 सेकंड, और मैंने 10 मिनट में, मुश्किल से 5-10 मिनट में उन्हें कहानी सुनाई होगी। और जैसे उन्होंने कहानी सुनी, फौरन ओके बोला कि नहीं कंफर्म हम इसे करते हैं, और यानी 5-10 मिनट में वो अप्रूव हो गई थी कहानी। और उसके बाद तो हिस्ट्री है कि बहुत बड़ी हिट रही। लगातार तीसरी सीरीज हिट होना मतलब बड़ी बात है। हाँ, नहीं अच्छा लगता है। और सर, करण सक्सेना वाली जो ऑडियो सीरीज आ रही है, उसमें सोनू सूद जी हैं, सोनू सूद की आवाज है, तो सोनू सूद से कैसे मिलना हुआ, उनके साथ कैसा? आपको मैं एक चीज बताऊं, तो ये जो हमारी सीरीज बनी है अभी जी हॉटस्टार पर, जिसमें गुरमीत चौधरी जी कमांडर करण सक्सेना बने हैं, उससे पहले सोनू सूद जी के साथ वो आई है कमांडर करण सक्सेना ऑडियो सीरीज स्पॉटिफाई पे जी। और वो कोरोना में हमने फाइनल किया था, और उसको फाइनल करने का तभी स्पॉटिफाई बहुत बड़ी सीरीज, ऑडियो सीरीज बनाना चाहते थे, बहुत बड़े बजट के साथ बनाना चाहते थे। और आज भी अगर आप स्पॉटिफाई पे जाके सुने ऑडियो सीरीज, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में हिंदी बुक्स के ऊपर सबसे महंगी और सबसे अच्छी वेब सीरीज, ऑडियो सीरीज स्पॉटिफाई ने बनाई, कमांडर करण सक्सेना। तो उनके बजट सब थे, तो किसी अच्छे बड़े हीरो को लेना चाहते थे। तो जब डिस्कशन चल रहा था कि किसको लिया जाए, तो कुछ हीरो ऐसे आते थे जिनके नाम बड़े थे, लेकिन ऑडियो में क्या होता है कि परफॉर्मेंस से बात नहीं बनती, आवाज का प्ले होता है। तो हमें ऐसा चाहिए था हीरो जो एक्टर बहुत अच्छा हो और जिसकी आवाज में भी दम हो, और जिसके हम वीडियो शूट करें या पोस्टर बनाएं तो वो कमांडर करण सक्सेना जैसा भी दिखाई दे। कि ऐसा नहीं कि हमने नसीर साहब को ले लिया या मनोज वाजपेयी को ले लिया, तो वो पोस्टर पे वो कमांडर करण सक्सेना नहीं दिखाई देती। ये सब नाम डिस्कशन हुए थे जो मैं बोल रहा हूँ। तो हमें पर्सनैलिटी वाइज भी ऐसा आदमी चाहिए था जो कमांडर करण सक्सेना दिखाई दे, और एक्टर तो चाहिए था। तो और सोनू सूद जी तभी बहुत बड़ा नाम बन चुके थे कोरोना में, तो उन्होंने काफी इतना काम ही उन्होंने ऐसा किया था कि सबसे बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। और मेरे माइंड में वो बहुत घूमते थे, और घूमने का रीजन भी था कि मैंने खुद, कुछ लोग प्रॉब्लम में थे तब कोरोना में, मेरे सर्कल के लोग, तो मैं जानता था उनको पहले से।
तो मैंने उनको कॉल किया तो कई लोगों की उन्होंने हेल्प भी की, यानी पर्सनली मैं इस बात का गवाह हूँ कि मेरे कहने से किस तरह एक बार उनको खुद को कोरोना था और मुझे पता नहीं था, और मैं उनको रात के 3 बजे तक डिस्टर्ब करता रहा और वो होते रहे और सब अरेंज करते रहे बेड बैंड्रा में, मीरा रोड में, और मुझे अगले दिन पता चला वो खुद उनको कोरोना था। तो नो डाउट बहुत डेडिकेटेड आदमी और जज्बे वाले आदमी। तो मेरे तभी माइंड में था कि जो आदमी देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, और हमारा कमांडर करण सक्सेना क्या है, कमांडर करण सक्सेना जो देश के दुश्मनों से लड़ता है बाहर, चूंकि रॉ का एजेंट है, जो दुश्मन बाहर की ताकतें होती हैं उनसे लड़ाई करता है। और कमांड जो हमारे सोनू सूद थे वो तब देश के अंदर लोगों की जान बचा रहे थे जी। तो एक अलग तरह की देशभक्ति थी वो, और तो बहुत सारी चीजें उनके कैरेक्टर से मैच करती थी। तो तभी हमने उन्हें अप्रोच किया स्पॉटिफाई के साथ, और उन्होंने भी बहुत जल्दी उसको कबूल किया कमांडर करण सक्सेना बनना। जब कमांडर आता है तो भवंडर आता है। तो मुझे लगता है कमांडर करण सक्सेना का लक है कि शुरू से उसकी सेल बहुत ज़्यादा रही, पॉकेट बुक्स में बहुत ज़्यादा बिका, और फिर स्पॉटिफाई पर जब उसकी ऑडियो सीरीज बनी तो सोनू सूद जैसे जो शानदार नायक हैं उनकी आवाज़ मिली, और फिर हॉट स्टार जैसे प्लेटफॉर्म ने कमांडर करण सक्सेना बनाया, तो और सब चीज़ें हिट रही। तो कहीं ना कहीं अच्छे काम के साथ साथ लक भी होता, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर काम कर रही होती। तो आप चूंकि कहानी लिखते हैं तो आपको उस तरह का किरदार ढूंढना आपके लिए चैलेंजिंग होता होगा कि भाई जो लिखा है। नायिका की अगर बात करें, जी जी, बॉलीवुड में ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसे आप नायिका के तौर पर देखना चाहेंगे? कई सारे ऑप्शन हैं। नायिका के तौर पे अगर हम देखने की बात करें कि दीपिका पादुकोण हैं, नो डाउट, जो बिल्कुल दिखाई देती हैं, और श्रद्धा कपूर है जो बहुत अच्छा यानी उस कैरेक्टर में जाती हैं। और अभी हमने नायिका के जो राइट्स हैं, फिल्म के जो राइट हैं, वो जयंती लाल गाड़ा जो पेन स्टूडियो के ऑनर हैं, उन्होंने फिल्म बनाने के लिए लिए हैं। या ऐसे तो आप पूरे दिन भर आपके दिमाग में वही चलते कि लिखना है, लेकिन ऐसा कोई एक टाइम जिस टाइम में आपका दिमाग ज्यादा चलता हो कि फटाफट शब्द? देखिए, मुझे लगता है कुछ लोग लेट नाइट लिखना पसंद करते हैं जी, जो रात को जागने वाले लोग होते हैं, और कुछ लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग लिखना पसंद करते हैं। तो मैं मॉर्निंग वाला आदमी हूँ कि सुबह लिखना मुझे ज़्यादा पसंद है, और नो डाउट राइटिंग का वो टाइम बहुत अच्छा होता है, 4-5 बजे का जो टाइम होता है जी। तो सबसे ज़्यादा चूँकि शांति होती है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लेखन आदमी कर सकता है, या नाइट में भी कर सकता है। सब लोग अलग अलग होते हैं। पढ़ाई के लिए भी बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के पढ़ो। तो बचपन से भी आप सुबह सवेरे उठ के लिखते थे? पहले तो हम पूरा दिन भी राइटिंग किया करते थे जी पहले, लेकिन नो डाउट सुबह की राइटिंग सबसे ज्यादा किया करते थे, जो प्लॉट्स बनाने हो और पूरा खाका बनाना हो, डिटेलिंग करनी हो, तो वो सब मॉर्निंग टाइम हमेशा से बेटर था। आपने सर 100 से ज्यादा किताबें लिखी है, तो उपन्यास आपने लिखा, सबसे फेवरेट आपका कैरेक्टर उनमें से कौन सा है? नहीं, बहुत सारी किताबें हैं, तो बहुत सारी इसके लिए कहूँगा अगर 1-2 होती, क्योंकि मुझसे सवाल बहुत पूछा जाता है, अगर 1-2 होती तो 100 के आंकड़े तक ही हम नहीं पहुँचते। तो बहुत सारी हिट रही हैं किताबें। मेरी नाइट क्लब है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर किताब रही। कमांडर करण सक्सेना, यानी आप ये समझे मेरी 100 से ज़्यादा किताबें हैं, 58 किताबें तो सिर्फ कमांडर करण सक्सेना की लिखी जी 58 सीरीज उसकी आपने लिखी है, कमांडर की है तो जी। और अभी भी और भी सीरीज हैं मेरी, बख्तावर सिंह गॉडफादर सीरीज है एक अलग, तो एक शीतल राजपूत सीरीज है, तो अलग अलग किरदार हैं। शॉर्ट स्टोरीज बहुत लिखी हैं, और वहाँ तो हमारे सामने बंदिशें भी नहीं हैं, चूँकि यहाँ पर एक ब्रांडिंग हो गई है कि हम थ्रिलर राइटर के तौर पे फेमस हैं, मर्डर मिस्ट्री लिखने वाले राइटर के तौर पर फेमस हैं, तो उस तरह की किताबें लिखना हमारी मजबूरी है। लेकिन जो शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं उसमें मैं कॉमेडी भी लिखता हूँ, लव स्टोरीज भी लिखता हूँ, और नो डाउट मर्डर मिस्ट्री ये सब भी लिखता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ अगर आप एक अच्छे लेखक हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं, इंसान का समझदार होना जरूरी है। और कभी कभी कविताएं भी लिख लेते हैं, कुछ अलग ट्रैक पे भी जाते हैं। सर इसी बात पे एक कविता हो जाए जो आपके दिल के करीब हो। ऐसे तो बहुत सारी कविताएं होंगी, लेकिन कविताएं कम लिखता हूँ, और यानी कि उनको मैं पब्लिश भी कम इसके लिए कराता हूँ
चूंकि हमारी ब्रांडिंग वो जो है एक थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री लिखने वाले राइटर के तौर पर है। लेकिन एक राइटर के अंदर कविता तो छुपती। हाँ, मैं बचपन में बहुत लिखा करता था, छपती बहुत थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा थ्रिलर राइटर बड़ा होता चला गया तो कविताओं का छपने का सिलसिला कम होता चला गया, लिखने का सिलसिला बंद नहीं हुआ जी। वो मैं पर्सनली लिखता रहा। देखिए ये है, मैं अभी भी इसमें लिखता हूँ जो कभी मूड होता है तो चलो सुनाता हूँ एक जी। कविता का शीर्षक है औरतनामा। लिखा मैंने है लेकिन है औरतों के दिल की बातें। क्यों बात करते हो तुम जेंडर इक्वालिटी की, ये एक औरतें जो हैं मर्दों से बातें हो रही। क्यों बात करते हो तुम जेंडर इक्वालिटी की, फेमिनिज्म की भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। कहते हो औरतें अब मर्दों के बराबर हैं, कहते हो औरतें अब मर्दों के बराबर हैं, मगर ऐसा दूर दूर तक दिखाई तो नहीं देता, ना तुम्हारी बातों से बिहेवियर से लगता है। मैं क्यों ओल्ड वाइफ टाइप बिहेव करूं, मैं क्यों ओल्ड वाइफ टाइप बिहेव करूं। तुम ऑफिस से आओ तो चाय बनाऊं मैं भी तो ऑफिस जाती हूं, थक जाती हूं। फुल डे मैं भी तो उतना ही खप कर घर आती हूं। मैं क्यों रोज तुम्हारे लिए श्रृंगार करूं। शादी के बाद क्या कभी तुम सजे हो मेरे लिए। मैं ही बनाती रही नए नए फूड तुम्हारे वास्ते, तुमने क्या कभी ब्रेकफास्ट भी बनाया है मेरे लिए। मैं भी तो ऑफिस जाती हूं, थक जाती हूं। फुल डे मैं भी तो उतना ही खप कर घर आती हूं। मैं ही क्यों बिंदिया सिंदूर मंगलसूत्र पहनूं, मैं ही क्यों बिंदिया सिंदूर मंगलसूत्र पहनूं। तुमने तो शादी की कभी कोई निशानी नहीं पहनी। ना प्रसव पीड़ा सही, ना बच्चों के लिए जगह। सारी रस्में सारी कस्में बस मेरे लिए हैं। अरे जानते हो अपना घर छोड़ना क्या होता है, तुम क्या जानो शादी के बाद विदा तो मैं हुई। मुझसे छूटे हैं रिश्ते, मुझसे छूटे हैं नाते, फिर से अपनी नई दुनिया बनाई है मैंने। क्यों बात करती हो तुम जेंडर इक्वालिटी की, फेमिनिज्म की भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मुझे तो लगता है ये सिर्फ बातें हैं, शुरू से ही बस छला गया है मुझे। घर की मालकिन मुझे बताया गया और मैं बस सर्वेंट बनकर जीती रही। क्यों बात करते हो तुम जेंडर इक्वालिटी की, क्यों बात करते हो। क्या बात है सर, ये कहाँ से आई सर, ये आवाज कहाँ से आई। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बदलता हुआ समाज जब मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कहानियां बदल रही हैं, किरदार बदल रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि कहानियां पुरानी कहानियां कभी नहीं बदलती, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं उन चीजों को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, मुझे लगता है किरदार जब हमारे बदल जाते हैं तो देखने का नजरिया बदल जाता है। जब देखने का नजरिया बदलता है तो हमारी कहानियां भी अपने आप बदल जाती हैं। आज से 20-30 साल पहले जब हमारे सोचने का ढंग अलग था, वो जो सोचने का ढंग था वही से हमारे कहानियां जन्म लेती हैं कि जिसने किसी अलग ट्रैक पे कहानी ने जाना चाहिए था, आज की डेट में अलग ट्रैक पे जाएगी, क्योंकि अभी सोचने के नजरिए बदल गए। तो वही कविताएं हैं और मुझे लगता है ये आज से 30, 40, 50 साल पहले नहीं सोची जा सकती थी चीजें, क्योंकि औरतें नो डाउट बहुत दबी हुई रहती थी और वो मानती थी इस बात को जी। औरतें भी मानती थी कि हमारा जो जन्म है, यानी कि आप जो पुरुष हैं वो काम करने के लिए हैं और हमारी ड्यूटी है घर संभालने के लिए, हमारी ड्यूटी है रोटियां बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, बच्चे पालने के लिए। अभी क्या है, शिक्षा बहुत बढ़ी है, एजुकेशन बहुत बड़ी है, नजरिया बहुत व्यापक हो गया है और दुनिया बहुत छोटी हो गई है इंटरनेट की बदौलत, गूगल की बदौलत जी। तो हमें आज दुनिया में लोग यूरोप कहाँ जा रहा है हमें सब कुछ सेकंड में पता होता है। तो वो उन चीजों का प्रभाव पुरुषों पर भी है, स्त्रियों पर भी है, दोनों के ऊपर है। तो वो भी हमारी सोसाइटी बदल रहा है, सोसाइटी बदल रहा है तो वो आवाजें अपने आप आने लगती हैं। आप हमने सिर्फ आंख और कान खुले रखने हैं। सर अगर अमित खान जी द राइटर, बॉलीवुड के सुपर सक्सेसफुल राइटर की बात करूं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर मैं सवाल करूं कि वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, अपनी वाइफ के साथ उनका कैसा बिहेवियर है, तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए इसका जवाब मैं तो यही बोलूंगा अच्छा है, लेकिन इसका बेहतर जवाब तो वही दे पाएंगे कभी। फिर भी सर आप किस तरह से क्या कभी? देखिए मैं अपने पर्सनल तौर पे बोल रहा हूँ, उनको सही लगता हो नहीं लगता हो अलग, क्योंकि हर आदमी का वर्जन अलग अलग होता है जी। और मैं बड़ा संभल कर बोलता हूँ, लेकिन नो डाउट मैं एक आज़ादी देना चाहता हूँ, आज़ादी दी है जो अभी मैंने कहानी सुनाई जी। और मैं ये चाहता हूँ कि नए ज़माने की दुनिया है कि हमने जीवन में कुछ भी करना चाहिए। आज औरतें या मर्द कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, सब बराबर हैं। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, मेरे नज़रिए से तो अगर मेरा नज़रिया इस तरह का नहीं होता तो मैं कविता ही नहीं लिखता। सर बड़ी बड़ी कहानियां लिखने वाले जी।
राइटर, क्या कभी कुकिंग की तरफ ध्यान देते हैं, शौकिया तौर पे ही सही? नहीं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं, मैं चाय भी नहीं बनाता। जो सच बात है जी। मैं खाना यानी कि किचन से बहुत दूर रहने वाला आदमी। इसे आप अच्छा बोलें या बुरा बोलें, लेकिन ये सच बात है। और मेरे लिए ज़िंदगी में दो तीन चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले मेरा परिवार, उसके बाद काम, यहीं पे आगे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैं बहुत सोशल आदमी भी नहीं हूँ, इसीलिए कि मेरे बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन जो दोस्त हैं वो फिर बहुत लंबे होते हैं। कि जैसे मैंने बताया, मेरा पहला जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से दोस्त है आशुतोष राजवंशी, आज हम 10 साल भी ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन वो आज भी है। तो अब बस ऐसे ही रहे, जैसे भी बने। सर, उम्र तो मैं आपकी नहीं पूछूंगी, मुझे बताएं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका काम, जितना काम आपने किया है, इतनी छोटी सी उम्र से लेके काम करने की शुरुआत आपने कर दी, तो आप इतने हैंडसम लगते हैं। एक राइटर के लिए लोगों के दिमाग में रहता है कि वो टिपिकल होगा, राइटिंग का एक अलग ही लोगों के दिमाग में रहता है, लेकिन आप बिल्कुल विपरीत लगते हैं, खुश मिजाज। मैं आज से 20-25 साल पहले आप मुझसे मिलती, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। कपड़े बहुत ऊटपटांग पहना करता था। अभी भी फैमिली वाले बोलते हैं मैं ऊटपटांग ही पहनता हूँ, फैमिली वाले बोलते हैं। लेकिन 20-25 साल पहले मैं हकीकत में, अभी तो बहुत सिस्टमेटिक दिखाई देता हूँ, नहीं था, जब मैं बहुत ज्यादा राइटिंग कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पीरियड में देश के बड़े बड़े जो राइटर थे, देश के उन सबसे मेरी दोस्ती, उठना बैठना था, जो मेरे बहुत सीनियर लोग थे। प्रेम वाजपेयी जी हों, जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा जी हों, कमलेश्वर जी हों। कमलेश्वर जी ने मुझे बचपन में प्रेरित किया हुआ है। तो इन लोगों के साथ उठते बैठते हुए मैंने ये देखा कि चूंकि मैं बहुत कम एज में बहुत लिख लिया था, बहुत छप चुका था, तो मुझे ये समझ में आना शुरू हुआ कि जीवन भी एक मायने रखता है। ये समझ मुझे आज से 20 साल पहले आ चुकी थी कि आप लेखक हो, छप रहे हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी जीना भी एक बात है। और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा योगदान जो है वो बॉम्बे को भी देना चाहूंगा कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो यहाँ के लोगों के साथ उठने बैठने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले हम सिर्फ लिखते थे, यहाँ पे मीटिंग सिटिंग, और नो डाउट बहुत बहुत हैंडसम लोगों के साथ उठना बैठना, चूंकि इंडस्ट्री में सब कमाल लोग हैं, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू किया। राइटिंग में आप इतना इन्वॉल्व रहे बचपन से ही कि वक्त ही नहीं मिला। तो सर, इश्क विश्क के लिए भी कभी वक्त नहीं मिला, या आपने वक्त नहीं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक लंबा जिंदगी गुजरी है, और नो डाउट इश्क किया, लेकिन अपने काम से ज्यादा किया, अपनी लेखनी से ज्यादा किया, ये सच है। और मुझे आज बहुत सारी चीजें मिसिंग लगती हैं लाइफ में। जैसे मुझे लगता है मैं काम करने में और कहानियों में इतना घुसता चला गया, बहुत ज्यादा घुसता चला गया, बहुत ज्यादा काम किया, तो मुझे लगता है जैसे मैं अपना कभी बचपन नहीं जी सका। बचपन नहीं जी सका मतलब जो बच्चे यार दोस्त होते हैं, सर्कल होता है, खेलने निकल जाते हैं, मैं कभी खेला ही नहीं तरीके से। कभी जैसे मैं किससे सुनता हूँ, कोई क्रिकेट खेलता, कोई पतंग उड़ाता है, कोई कुछ करता है, मैंने किया ही नहीं जिंदगी में। चूंकि 15-16 साल की एज तक ही शहर में एक नाम बन गया अपने शहर में। तो जब आप एक नाम बन जाते हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आ जाती है। बिल्कुल। कि क्या जिम्मेदारी आती है नाम के साथ, जो एक शायद साधारण आदमी समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, कि आप कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहिए आपने जिंदगी में। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो लोग आपके ऊपर उंगली उठाएं। जब आप शहर में एक नाम बनते हैं, जब लोग आपको पहचानने लगते हैं, जब आपको लोग रेस्पेक्ट देने लगते हैं, तो वो एक जिम्मेदारी बचपन से थी। और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, बड़े बड़े मतलब नामचीन लोगों के साथ उठना बैठना था। तो हमेशा उस जिम्मेदारी का एहसास रहा है कि कोई भी ऐसा काम जिंदगी में ना करो जो खुद की आंखें शर्म से झुके। तो यही सब चीजें थी जो बाकी सब चीजों से दूर रखा लो, चाहे इश्क मोहब्बत की आपने बात की या दूसरी चीजें की। तो मुझे वही लगता है कि मैं पूरी जिंदगी यानी लिखने के चक्कर में नहीं जी पाया। तो अभी लगता है कि चलो थोड़ा जिंदगी जीनी चाहिए, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जो अच्छे कपड़े पहनना, थोड़ा अच्छे से रहना, तो वो अब थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। तो आपको देख के ऐसा लगता है जैसे बचपन में ही आप यंग हो गए, मैच्योर हो गए।
और जवानी हमेशा बरकरार रहेगी, बुढ़ापा तो कभी आना है नहीं। बुढ़ापा एज से कोई इफेक्ट वो भी नहीं होता। मेंटली मैं बोल रही हूँ, हाँ। मेंटली आप जिस तरह से सर रहे हैं, जोशीले रहे हैं, अब जाके आप बोल रहे हो कि मैं अपने आप पे ध्यान दे रहा हूँ, जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी चीजें भी हैं लाइफ में, इस हिसाब से बोल रही हूँ। नहीं, बहुत जरूरी है, जरूरी इसके लिए वो हमारा नजरिया भी चेंज करता है, हमारी कहानियों का नजरिया भी चेंज करता है। अगर हम जब दुनिया को देखते हैं, दुनिया यंग लोगों के साथ उठ के बैठते हैं, तो वो कहानियों का नजरिया और कहानी के किरदारों में भी झलकने लगता है। वो आपको और ज्यादा आज के लोगों से जोड़ के रखता है, जो कि मुझे लगता है बहुत जरूरी है। तो मैं अपने आप को इस मामले में बहुत लकी मानता हूँ। लकी इसके लिए बोल रहा हूँ कि बहुत जब बच्चे होते हैं ना, जब वो अपना कैरियर बनाना शुरू करते हैं या सोचना शुरू करते हैं, तब तक हमारा कैरियर बन चुका था जी। तो मुझे आज लगता है मैं अपनी पारी एक तरह से, हालांकि मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, लेकिन अंदर से अगर जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है एक पारी तो तुम खेल चुके हो, समझे, चूंकि इतनी किताबें की हैं, इतना काम कर लिया है। लेकिन और दूसरा पहलू ये भी है कि मुझे आज भी ये लगता है कि नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ। अभी तो जब मैं नई किताब लिखने बैठता हूँ तो बहुत डरा हुआ होता हूँ, बहुत अनईजी होता हूँ। मैं किताबें, अभी मेरी नई किताब आ रही है आर्टिस्ट, अभी अगले महीने आ जाएगी। तो जब मैं वो किताब लिखी, तो किताब लिखने के बाद आज भी मैं 10 लोगों को पढ़वाता हूँ प्रेस में देने से पहले, चूंकि अब जिम्मेदारी ये लगती है कि हम पढ़े हिट होना या नहीं होना वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप कुछ भी लिखें, कुछ भी काम करें, वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अच्छा तो कम से कम लगना चाहिए जी। कोई ये तो नहीं बोलना चाहिए कि अरे इसने 100 से ज्यादा किताब लिखी और नई किताब आई है एकदम बकवास है। तो बकवास से बाहर रहना चाहिए आपने, तो उसके लिए आपने बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जो मैं करता हूं आज के डेट में। और मुझे लगता है जब हम कोई एग्जाम देते हैं, जैसे जब 100% हमें जब एग्जाम दे के बाहर आते हैं, 100 नंबर का कोई मार्क्स का एग्जाम होता है, और हमारे फैमिली मेंबर हमसे पूछते हैं कि बेटा कितने नंबर आ जाएंगे, और हम बोलते हैं 30-35 तो आ जाएंगे, तो हम समझ लें कि वो फेल होने के कगार पे हैं। और जब हम बोलते हैं कि हम 100 मार्क्स का एग्जाम था और 80-90 तो आ ही जाएंगे कन्फर्म है, तो तब 60% हमारी फर्स्ट डिवीजन बन जाती है जी। तो आज की डेट में मुझे जो लगता है हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कहानी लिख रहे हैं, वो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि, या होती है आज भी, कि 100 में से हमें कोशिश इस तरह का काम करें कि कम से कम 80-90% तो हर हालत में आने ही आने चाहिए। जब हम ऐसा सोचते हैं तब पब्लिक को नजर आता है कि 50-60% ये करेक्ट है। तो फर्क होता है रेशो में हमेशा। जब हम बहुत कमाल काम कर रहे होते हैं तब भी लोगों को ठीक ठाक काम नजर आता है, और अगर हम करेंगे ही ठीक ठाक काम तो फिर हमें फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। कोशिश होनी चाहिए आपकी शानदार करने की, हाँ। बेस्ट परफॉर्मेंस देने की, तब आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। सिंपल है जिंदगी में, जैसे युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए जी। तो आप कोई भी काम करें, सिर्फ उस 6 बॉल पे रुक जाए, आपने हर बॉल पे छक्का मारना है जी। तो जब आप इस नजरिए से उतरेंगे तो चौका तो लगेगा, चौका तो लगेगा, समझिए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। 6 में से 6 बॉल पे छक्के नहीं लगेंगे, 3-4 बॉल पे चौके लगेंगे, 2 छक्के लगेंगे, तो आप मार्केट में बने रहेंगे। ये हर बच्चों के लिए सीख है, एक तरह से बहुत बड़ी सीख। जिंदगी में आने वाले बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कमाल जनरेशन सामने आ रही है जी। और वो जो बच्चे बहुत ज्यादा आज की डेट में टाइम खराब कर रहे हैं, रील देखते हुए सोशल मीडिया पे खराब कर रहे हैं, तो मुझे खुद लगता है कि कई बार कि इनके अंदर से क्रिएटिविटी कैसे बाहर आएगी जी। तो ये आज की डेट में आने वाली जनरेशन में राइटर्स कहाँ से होंगे, समझिए ना, किताबें पढ़ने का वो वक्त दे रहे हैं बहुत ज्यादा, तो पूरा जीवन उनका रील देखने में जा रहा है, जो कि मुझे लगता है गलत बात है। उन्हें थोड़ा टाइम दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना दें, दिन में 2-3 घंटे दें रील देखते हुए भी, ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बच्चों को देखता हूँ बाथरूम जा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, रात में सोने से सिर्फ मोबाइल में लगे, रोड पे चल रहे हैं तो भी मोबाइल देख रहे हैं, सिचुएशन ये। तो सर एक 12 साल का अमित खान था जिसकी कहानियां आए दिन पेपरों में छप रही थी, बड़े बड़े पेपरों में। तो उस टाइम में उतने छोटे बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए क्या होता है कि भाई बैठ के पढ़ ले, डांट खा रहा है, खेल क्यों रहा है, और वो बच्चा प्राउड फील करवा रहा है। तो मम्मी पापा का, आपके माँ पापा का कैसा था, उनके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इसके बारे में एक ही चीज बोलूंगा कि चूंकि 12 साल उम्र थी जी,
कहानी लिख रहा था, कोई ऐसी, वो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही एक चीज थी जी। और 12 साल के बच्चे से किसी को उम्मीद नहीं होती कुछ भी, चलो ये कर रहा कर ले। और तो मैंने पहली कहानी लिखी थी और वो छप गई थी, क्योंकि वो उन्होंने भी नहीं सोचा था छप जाएगी। अच्छा छपी तो फिर जिस पब्लिशर ने वो प्रिंट की उसने क्या और भी लिखो। मैं आपको हैरानी की बात बताऊं, दिल्ली में गाजियाबाद के अंदर एक डेली न्यूज़पेपर था जो तभी डेली हुआ था, उसका नाम था दैनिक हिंट, गाजियाबाद से अभी भी निकलता, और उसके पब्लिशर थे कमल सेठी। तो जब मैंने लिखता था तो उनका वीकली न्यूज़पेपर था, तभी डेली हुआ था, तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहा हुआ था कि ये बच्चा कुछ भी लिखे, मैं इसका डेली अपने अखबार में नाम देखना चाहता हूं। तो मुझे ही लगता है जब आप अच्छे ट्रैक पर होते हैं, अच्छी तरह से अपना काम कर रहे होते हैं, तो आने जो जनरेशन है, लोग हैं आपके आसपास के, वो भी आपके फेवर में हो जाते हैं। फिर उन्होंने ही मुझे एक दिन अपने केबिन में बुलाया, उनके एडिटर थे, रमेश जी नाम था, रमेश जी ने बोला आपको कमल जी बुला रहे हैं। मैं कमल जी के केबिन में गया, कमल जी के केबिन में गया, उनके सामने मेरी लिखी हुई कहानी रखी थी। तब तक बहुत कहानियां उनकी न्यूज़पेपर में, कविताएं बहुत छप चुकी थी। तो मैं कमल जी के सामने पहुंचा तो वो कहानी रखी हुई थी, तो बोले आओ बैठो। मैं बैठ गया। अब बोले देखो ये जो तुमने कहानी लिखी है ये हमारे न्यूज़पेपर में छपने योग्य नहीं है। तो मैं डर गया, अनईजी हुआ, क्योंकि अच्छा तब तक छप भी बहुत चुका था, ऐसा नहीं था पहली दूसरी कहानी थी, 25-30 कहानियां छप चुकी थी। तो मैं अनईजी हुआ, तो मैंने क्या शायद खराब लिखी गई होगी कहानी, तो मैंने क्या कुछ गड़बड़ है। तो मुस्कुराए का एक मुझे घबराते हुए देखकर, बोले देखो तुमने बहुत अच्छा लिख रहे हो और मैं तुम्हें अभी, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ छोटे छोटे अखबारों से, तो मैं तुम्हें हिंदुस्तान टाइम्स में भेज रहा हूँ। और ये बच्चों की कहानी थी वो। तो लंदन के पब्लिशर एडिटर हैं जयप्रकाश भारती, तो जयप्रकाश भारती जी के पास भेज रहा हूँ, तुम अभी वहां जाकर लिखो। तो उन्होंने फोन किया और जयप्रकाश भारती जी को और मुझे भेजा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो आसपास के सब लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं जी। तो मुझे ऐसे बहुत लोगों का प्यार बचपन से मिला। तो हमारे जितने पब्लिशर थे, जैन थे, जिन्होंने मुझे नाम से छापने के लिए पैसा लगाया, समझिए मेरी पब्लिसिटी की, मुझे ब्रांड बनाया, समझिए एक फिल्मी दुनिया मैगजीन के मालिक थे। फिल्मी दुनिया बड़ी मशहूर मैगजीन होती थी, नरेंद्र गुप्ता नाम था उनका, फिल्मी दुनिया मैगजीन के मालिक। उनका पब्लिकेशन था सुमन पॉकेट बुक्स के नाम से, बड़ा पब्लिकेशन था। तो मेरे, जब मैं दूसरों के नाम से उपन्यास लिखता था तो नरेंद्र जी पढ़ा करते थे उपन्यास में। तो वो मुझसे हमेशा बोलते थे यार तेरी जितनी कम उम्र है तूने नाम से छपना चाहिए, नाम से छपना चाहिए। तो मैंने एक दिन बोला गुप्ता जी लेकिन मुझे नाम से छापेगा कौन, छापने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो फिर एक दिन उन्होंने बोला कि बेटा मैं तुझे नाम से छापूंगा। आपको हैरानी की बात बताऊं, शायद माँ बाप अपने बच्चों के लिए भी वो ना करें जो नरेंद्र गुप्ता जी ने मेरे लिए किया। उन्होंने मेरे लिए पब्लिकेशन खोला, क्या बात है, और मुझे नाम से छापने की शुरुआत की उन्होंने। तो इतने लोगों के एहसान है जिंदगी में जी कि तो मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ कि आज मैं जब सीरियसली सोचता हूँ, क्योंकि तब तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कितने लोगों की सपोर्ट थी यहाँ पर। जैसे बॉम्बे की भी मैं बात बताऊं, मैं बॉम्बे का भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना चाहता था। मैं घूमने आया था और मुझे हमेशा लोग बोलते थे इतनी कम उम्र है, इतना नाम है तुम्हारा, तुमने बॉम्बे जाना चाहिए, बॉम्बे जाना चाहिए। तो मैं घूमने आया, यहाँ पे भी मुझे कोई मिला, वो एक लंबी कहानी है तो उससे मैं बच। तो उन्होंने भी मुझसे वही बोला, बहुत मशहूर राइटर है उर्दू की, वाजिदा तबस्सुम नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने भी मुझसे यही बात बोली, अरे तुम्हारी बहुत कम एज है, तुम्हें तो बॉम्बे में होना चाहिए। और बोले हमारा घर अड्डा रहा है, गुलमोहर क्रॉस रोड पर उनका बंगलो है, हमारा घर सब राइटर्स का अड्डा रहा, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और रूमी जाफरी, सबके नाम लिए उन्होंने। और तभी ये बात बोलते हुए उन्होंने रूमी जाफरी को फोन लगा दिया। तो मेरे पहले दोस्त जो बने वो रूमी जाफरी थे बॉम्बे में, और उन्होंने भी मुझसे ये बोला तुमने बॉम्बे में होना चाहिए। तो मैंने सोचा जब बॉम्बे आ गया हूँ तो एक बार ट्राई करता हूँ। तो मैं देवगन फिल्म्स में चला गया, और आपको हैरानी की बात बताऊं, मैंने चौथे दिन वहां पर फिल्म साइन कर ली थी, देवगन फिल्म्स की, अजय देवगन। क्या बात, जो फिल्म बनी नहीं, लेकिन वो फिल्म अजय देवगन की बदौलत उन्होंने मुझे हैरी बवेजा की फिल्म दिलाई थी, कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ, जिसमें मैंने और अनीस बज़मी ने मिलकर स्क्रीन प्ले लिखा था। वो मेरी पहली फिल्म थी।
तो मैं ये कहानी आपको ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ टिका भी ना, मैं तब भी नहीं टिकता था यहाँ पर बॉम्बे, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। तो बॉम्बे में रहने की वजह मेरे वीरू देवगन थे। तो मैं 15-15 दिन उनके फार्म हाउस पर रहता था, हम कहानियों का डिस्कशन करते रहते थे, तो मैं हमेशा भागने के लिए तैयार रहता था। तो वीरू जी मुझे रोकते थे कि अरे बेटा तू एक दिन कामयाब होगा, मेरी बात मान, समझिए बॉम्बे छोड़ के मत जाना, बॉम्बे छोड़ के मत जाना। तो मुझे जो बॉम्बे में टिकाने के लिए जिन्होंने मेहनत की वो वीरू जी थे। हालांकि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग होते हैं आपके आसपास जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं जो आपकी सपोर्ट करते हैं। असली चीज है अच्छा काम करना। तो सर आपने इतनी सारी कहानियां लिखी है, कोई ऐसी कहानी जिसे लिखते लिखते आपको रोना आ गया हो या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो? ये मेरी एक प्रॉब्लम है, ये आपने एक अलग बात बोली, क्योंकि इमोशनल तो सब कहानियों में होता है। लेकिन मैं आपको आज हैरानी की बात बताऊं, जब मैं लिखने बैठता हूं, कहने को हमारी जो पर्सनैलिटी है या नाम है वो थ्रिलर राइटर और मर्डर मिस्ट्री राइटर के तौर पे है, लेकिन कई बार वाइफ के साथ बड़ा अजीब वाकया होता है कि मैं जब इमोशनल सीन लिखता हूँ और बहुत डिटेल में घुस के लिख रहा होता हूँ तो मैं हकीकत में रोने लगता हूँ। तो कई बार फैमिली वाले अनईजी हो जाते हैं ये क्या पागलपन है। तो वो पागलपन ही होता है, लेकिन वो कई बार मुझे लगता है कि शुरू में मुझे भी अजीब लगता था, लेकिन ये लगता है कि जब आप किरदारों में डूब जाते हैं तो शायद अंदर से अपने आप चीजें निकलती हैं जी। और इमोशनल सीन तो सब कहानियों में होते हैं, क्योंकि 250 पेज का नॉवल होता है। तो अगर आप एक किलर की कहानी भी लिख रहे हैं तो उसके भी इमोशंस काम कर रहे होते हैं या उसमें भी कुछ किरदार काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई आदमी नेगेटिव भी ऐसे ही तो नहीं बन जाता। बिल्कुल, उसके पीछे भी उसकी कहानी होती है। तो सर इमोशन की बात आ रही है और इमोशनल बात हो, आप चूंकि कहानीकार तो हैं ही, लेखक तो हैं ही, आप एक पोएट भी हैं, भले ही उसको आपने बहुत ज्यादा छुपा के रखा है, बट लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी जो गीत हैं, मेरे जो गाने हैं, वो अरमान मलिक ने भी गाए, एक गाना कैलाश खेर ने भी गाया, और के साहब ने मेरे 2 गाने गाए अभी, बल्कि उनकी डेथ से पहले हमने पैन स्टूडियो के लिए एक फिल्म की थी, तो मेरे लिखे हुए गाने थे जो उनके अंतिम गानों में से थे, आखिरी गानों में से थे। तो अभी भी मैं लिखता हूँ, ऐसा नहीं है, और मैं कविताएं अभी थोड़ी ज्यादा लिखनी मैंने शुरू भी की हैं। सर एक कविता तो आपने सुनाई, एक और कविता हो जाए सर, माँ के नाम पे कविता हो जाए। माँ के ऊपर सुनाता हूँ जी। कविता का शीर्षक है मेरी माँ मेरी दोस्त। कहने को तू माँ है मेरी, कहने को तू माँ है मेरी, पर मेरे बचपन की दोस्त, मेरी पहली पहली साथी तो। जब भी तेरे सामने जाता बिल्कुल बच्चा बन जाता हूं, बचपन की यादें पलकों में भरी पतंग की तरह उड़ने लगती हैं। सब कुछ जैसे कल की बात हो, आंखों में प्यार तेरा भरने लगती हैं। जब भी मैं रोता उदास होता, तू तरह तरह के मुंह बनाती, कान पकड़ती, कभी इठलाती, कभी मुझे हंसाने के लिए कुर्ता पहनकर बापू बन जाती। खुद भूखी रहती, मुझे खिलाती, रात में जब नींद ना आए तो भूत का डर भी मुझे दिखाती। रोज नई नई कहानी मुझे सुनाती, तू ही मेरे सब खिलौने, तेरे से ही थे सपने सलोने। कहने को तू माँ है मेरी, पर मेरे बचपन की दोस्त, मेरी पहली पहली साथी तू। आज बहुत दोस्त हैं मेरे, आज बहुत दोस्त हैं मेरे, पर तेरे जैसा कोई नहीं है। न कोई तेरी तरह इठलाता है, न कभी जोकर बन के हंसाता है। मेरा ऐसा भी कोई दोस्त नहीं जो भूखा रह के मुझे खिला दे या खुद जागे और मुझे सुला दे। कहने को तू माँ है मेरी, पर मेरे बचपन की दोस्त, मेरी पहली पहली साथी तू। जब भी तेरे पैर में छूता मेरे सब बिगड़े काम बन जाते। अरे आज समझ मुझे आता है, तू कोई साधारण औरत नहीं, तू देवी है, तू सम्मान है, तू आरती है, तू अजान है, तू सातों तीरथ सातों धाम है। अरे तू ही गीता, तू ही कुरान है। कहने को तू माँ है मेरी, पर मेरे बचपन की दोस्त, मेरी पहली पहली साथी तू। अरे आज समझ मुझे आता है, तू कोई साधारण औरत नहीं, तू सातों तीरथ सातों धाम है। अरे तू ही गीता, तू ही कुरान है, तू ही गीता, तू ही कुरान है। क्या बात है। इस कविता से हर कोई खुद को ये कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि हर माँ वैसी ही होती है। किसी ने कहीं मैंने एक लाइन पढ़ी थी सर कि करना है कुछ जिंदगी में, अगर सक्सेस होना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो माँ बाप के रहते कर लो, क्योंकि आपकी सफलता पे इठलाने वाला, गौरवान्वित फील करने वाला
और नहीं कोई नहीं होता। हाँ सच बात। एक माँ बाप ही होते हैं। माँ क्या चीज होती है वो कोई बयां शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बराबर है वो, सबके लिए बराबर है। और अगर माँ का आशीर्वाद, माँ का वश चले ईश्वर पे, तो कोई संतान दुखी ही नहीं रहेगा। बिल्कुल कोई संतान दुखी नहीं रहेगा। तो सर अब हम बात करते हैं आपके उपन्यास की, आपके कहानी की। तो रीटा सान्याल, जी जी जी, ये भी काफी फेमस है, सुपरहिट है। हाँ बिल्कुल। तो रीटा सान्याल में जो एक्ट्रेस है अदा शर्मा, जी जी जी, सर उन्हें कैसे सेलेक्ट किया, उनसे कैसे मिला, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए आपको बड़ी आश्चर्य की बात बताऊं, इसके पीछे एक अलग सी कहानी है और ये किस्मत की बदौलत हुआ। हालांकि चूंकि रीटा सान्याल पहले हिना खान कर रही थी, अच्छा, और हिना खान बिल्कुल फाइनल थी, और 6 महीने तक वो हमारे प्रोजेक्ट में थी। लेकिन फिर उनकी बीमारी की वजह से जी, शूटिंग डेट नजदीक थी, सब हुआ, तो जो उन्होंने ही फिर मना किया। तो हमारे लिए रीटा सान्याल पहले हिना खान थी, ये एक सच बात है। और चूंकि किसी को भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी बीमारी के बारे में। लेकिन फिर लास्ट में जब पता चला, यानी उनकी साइड से कि वो नहीं कर पाएंगे, तो हमें हालांकि तब भी ये पता नहीं था कि ये इस तरह से बीमार है। जब उन्होंने मना किया, हमने सोचा शायद कुछ और रीजन रहा होगा, लेकिन वो रीटा सान्याल बहुत दिल से करना चाहते थे। तो शूटिंग का टाइम बहुत नजदीक था, तो एक प्रॉब्लम थी, क्या करें। फिर चैनल की तरफ से कुछ चीजें शुरू हुई, इसको रीटा सान्याल के तौर पर कास्ट किया जाएगा। तो तभी मुलाकात बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे, चैनल, प्रोड्यूसर, सब लोग। तो तभी अदा शर्मा, इनसे मुलाकात हुई, और नो डाउट तब रीटा सान्याल के तौर पर इनकी कास्टिंग हुई। रीटा सान्याल के किरदार में खास बात थी, जिसको लेकर मन में डाउट आते थे। क्या डाउट आते थे कि वो एक कैरेक्टर है जो एक लॉयर है, और जो इन्वेस्टिगेशन भी करती है, डिफरेंट लुक में, डिफरेंट गेटअप में काम करती है। तो माइंड में ये नहीं था कि कैसे परफॉर्म होगा। लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूं, एक तो उनके अंदर भी डेडिकेशन कमाल था। जैसे जब मैं पहले दिन फर्स्ट डे शूट पे गया, तो वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला मैं रीटा सान्याल लग रही हूं ना। तो एक जज्बा यहीं से कनेक्ट हो जाता है कि कोई आदमी कितने दिल से कोई किरदार करना चाहता है। अच्छा, फिर वो जब कैरेक्टर में घुसना शुरू हुई, किरदारों में, तो उन्होंने नो डाउट 10, यानी रीटा सान्याल में 10 किरदार हैं, अलग अलग लोग, और उन्होंने 10 के 10 किरदार बहुत अच्छे से, बहुत कमाल अंदाज में परफॉर्म किए। तो जब हमारी शूटिंग चल रही थी, तो इतने अच्छा कर रही थी वो, तो मैं खुद उनको बोला, डायरेक्टर को बोला, और एडिटिंग टीम वगैरह को, मैंने कहा हमारा तो प्रोमो ही अब ये कटना चाहिए कि रीटा सान्याल के 10 अलग अलग लुक, अदा शर्मा के 10 अलग अलग लुक, और वही हमारी यूएसपी बन गई। तो अदा शर्मा ने बहुत कमाल अंदाज में परफॉर्म किया रीटा सान्याल के कैरेक्टर को, यानी पूरा घुस गई थी। और खास तौर पे जो अलग अलग कैरेक्टर उन्होंने, लैंग्वेज जिस तरह से बोली है, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, तो बहुत अच्छा किया। रीटा सान्याल की बात हो, कमांडर करण सक्सेना की बात हो, फिर चाहे बिच्छू का खेल की बात हो, नायिका हो, कामों की फहरिस्त इनकी बहुत ज़्यादा लंबी है। जितनी बात की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी चर्चा की जाए, कम लगती है। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से आपको कह सकती हूँ कि आमिर खान की ये पूरी जो वीडियो है, जो हमने बातें की हैं, उसे जो भी सुनेगा वो इंस्पायर होंगे, वो प्रेरित होंगे, कुछ करने का जज्बा जो है वो हासिल करेंगे। जो होते हैं कि भाई थक हार जाते हैं, वो नहीं होंगे। बच्चों से लेके बड़े बूढ़े हर किसी को प्रेरित करने वाली कहानी है आमिर खान की। सर मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप यंग जनरेशन हो, बच्चे हो, हर किसी को आप प्रेरित करने वाले हैं, तो कुछ कहें हमारे ऑन टीवी के ऑडियंस के लिए। देखिए, मैं ऑन टीवी के ऑडियंस के लिए तो है ही है, मैं राइटर्स के लिए कहना चाहूँगा जी। चूँकि हमारी वो दुनिया है,
कि जो आने वाले राइटर हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में इतना काम है, ऑडियो बुक्स में बहुत काम है। मैं ऑडियो में हमने डिस्कशन नहीं किया, ऑडियो बुक्स में मैंने बहुत काम किया है, बहुत काम कर रहा हूँ। ऑडियो बुक्स है, वेब सीरीज़ है, और आज किंडल पर बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं किताबें, और प्रतिलिपि पे मेरी मिलियंस में सेल है, मिलियंस में लोग पढ़ते हैं मुझे। तो अगर आप अच्छे राइटर हैं, अच्छी कहानियाँ आप बोलना जानते हैं, कह लिखना जानते हैं, तो आज आपके पास अच्छे यानी ऑप्शंस की भरमार है। आज भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कमी है अच्छे राइटर्स की। तो मुझे लगता है अच्छे राइटर्स ने सामने आना चाहिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उन्हें काम करना चाहिए। सर, ये ऑडियो सीरीज, वीडियो जो भी है, उसके इसमें किताबों के बिक्री पे कितना असर पड़ा है? नहीं, किताबों की सेल कम हुई है, पेपर बैग की सेल कम हुई है। हम जो कभी लाखों में बिकते थे, आज से 30 साल पहले हमारी सेल लाखों में थी जी। आज की डेट में नो डाउट बहुत कम हुई है सेल, लेकिन उससे कोई फर्क की बात नहीं है। अब हार्ड कॉपी बिकना कम हुई है, पेपर बैग बिकना कम हुआ है। जैसे मैंने बताया, प्रतिलिपि पर मेरी मिलियंस में सेल है, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रतिलिपि पे जाइए, प्रतिलिपि पे आपको पता चलेगा। मेरी एक किताब है जो 4.6 मिलियन लोगों ने पढ़ी है, एक सेकंड किताब है 2.8 मिलियन लोगों ने पढ़ी है, और लाखों में जो पढ़ी गई है वो तो बहुत सारी किताबें हैं। फिर किंडल्स में बहुत सारी किताबें लाखों में पढ़ी गई हैं। तो मतलब हमें रीडरशिप से है। फिर ऑडियो बहुत सुना जा रहा है, ऑडियो में हमारी किताबों को लाखों लोग सुन रहे हैं जी। तो किताबों की सेल कम हुई है, लेकिन आज पढ़ने सुनने वाले ज्यादा और पढ़ने वाले, ई बुक में पढ़ने वाले बहुत लाखों में हो गए हैं। तो हमें तो मतलब है ऑडियंस तक पहुंचने से जी। वो चाहे पेपर बैग के थ्रू पहुंचे, चाहे ई बुक के थ्रू पहुंचे, चाहे प्रतिलिपि के थ्रू पहुंचे, ऑडियो बुक्स के थ्रू पहुंचे, या वेब सीरीज के थ्रू पहुंचे, या फिल्म के थ्रू पहुंचे। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो लोग उसके थ्रू ज्यादा आज कर पाते हैं। बिल्कुल। तो आज ऑप्शंस बहुत है राइटर्स के जी। तो किसी भी राइटर ने उदास नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उन्हें काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। सर, जाते जाते एक और कविता अगर हो जाता तो 4 लाइनें मैं सुनाता हूँ जी। मैं अब कलाकार नजर आना चाहता हूं, मैं अब कलाकार नजर आना चाहता हूं, तूफान नजर आना चाहता हूं। बहुत गुजार ली उनके दुख देखकर जिंदगी, बहुत गुजार ली उनके दुख देखकर जिंदगी। अब मैं हर गरीब की आवाज बन जाना चाहता हूं, अब मैं एक सच्चा कलाकार बन जाना चाहता हूं, अब मैं एक सच्चा कलाकार बन जाना चाहता हूं। क्या बात है, क्या बात है। सर, आपने अब तक अमित खान के बारे में आप यही जानते होंगे कि वो कहानियाँ लिखते हैं, उनकी कहानियों पे फिल्में बनती है, वेब सीरीज बनती है, सीरियलें बनती है। कैसी लगी आपको अमित खान से हमारी मुलाकात, हमारी बातचीत? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। तो इस तरह के और भी इंस्पायरिंग लोगों से मिलते रहने के लिए, शख्सियत से मिलते रहने के लिए, जो आपको प्रेरित करे, इंस्पायर करे, जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे, हमारे ऑन टीवी ओपन टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी और के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।